अब आप हमारे नाज़रीन को थोड़ा बहुत बताएं बेसिकली डॉक्यूमेंट जो है वो कौन कौन से चाहिए होते हैं, फिर हम मेडिकल की तरफ जाते हैं। अब आप हमें बताएं कि एयरपोर्ट से टेक्निक क्या है, पाकिस्तान एयरपोर्ट से और टर्की एयरपोर्ट से वो जुर्माने शर्माने, वो हमें मुकम्मल हमारे नाज़रीन को बात बताएं। क्या आपका पाकिस्तान में मेडिकल हुआ है या फिर क्या आपका टर्की आकर मेडिकल हुआ है? कोई मेडिकल रिक्वायर्ड है टर्की वर्क परमिट के लिए? अब तो मैं आया हूँ यहाँ पे मजे करने के लिए। जो मैंने पहले मेहनत की है उस मेहनत का मुझे अब ये फल मिल रहा है। अच्छी सैलरी मिल रही है और अच्छी इज्जत मिल रही है और अच्छा इस्तांबुल घूमने को मिल रहा है मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज रब करीम के बबरकत नाम से जो हर चीज पे कादिर है। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में तमाम दोस्तों को खुशामदीद करते हैं। खरे सच्चे और सुच्चे सौदे आ गए हैं। पाकिस्तान में टर्की वर्क परमिट के नाम पर लोगों को मेडिकल के नाम पर बहुत बड़ा स्कैम किया जा रहा है और बहुत सारे दूसरे डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर बहुत बड़ा स्कैम किया जा रहा है। ये राना साहब हमारे पास मौजूद हैं। ये खुद अपना सारा प्रोसेस करके आए हैं। इनके मालिक ने बुलाया है। इनसे बातचीत करते हैं और जो हकीकत है वो आपको बताते हैं। और एक बात मैं आपको क्लियर करता जाऊं, ना ही हमने आपको वीडियो के एंड पे कहना है कि ये भाई आप हमसे राब्ता कर लें, हम आपका वीजा लगवा देंगे या प्रोसेस करेंगे। उसकी वजह यह है कि हमें आपसे कोई वीजे वगैरह का लालच नहीं है। हम एजेंटिंग या कंसल्टेंसी नहीं करते। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आप तक ऑथेंटिक मालूमात पहुंचाना है, ना कि शुब्दबाजियां फैलाना। इनसे बातचीत करते हैं कि ये किस तरह आए और क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम सलाम। क्या हालचाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, ठीक हो? मौला की बड़ी करम नवाजी। आप बताएं कि टर्की वर्क परमिट पर आने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं और क्या मालिक के डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या मामलात हैं? भाईजान, अगर किसी का ओनर किसी को बुलाना चाह रहा है टर्की के अंदर और वो बंदा आउट पास लगवा के या डिपोर्ट होके पाकिस्तान गया है तो उसके ओनर को सब मालूमात होती है कि कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और किस इंसान को बुलाना है। लेकिन जो ओनर बोलते हैं कि मुझे पता नहीं है कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, वो उसको नहीं बुलाना चाह रहा। वो उसको बस ऐसे ही मुतमिन रख रहा है कि मैं आपको बुलाऊंगा ना बुलाने वाली बात है। ठीक है, अगर कोई बुला रहा है तो उसके वकील के पास उनके वकील होते हैं, उनको सब मालूमात होती है कि कौन से डॉक्यूमेंट मैं इसको रेफर करूंगा और ये मेरे पास आ सकता है। अब आप हमारे नाज़रीन को थोड़ा बहुत बताएं बेसिकली डॉक्यूमेंट जो है वो कौन कौन से चाहिए होते हैं, फिर हम मेडिकल की तरफ जाते हैं। और आने के लिए डॉक्यूमेंट यही चाहिए। तो जो इस्तांबुल ओनर बुला रहा है, एक तो दावतनामा मिलेगा यहाँ से। ठीक है, वो दावतनामा अपने जिसको बुला रहा है उसको सेंड करेंगे वो। अच्छा। और कंपनी का जो टैक्स पे करदा कागज होता है 2 साल का, 5 साल का या 3 साल का, वो अच्छा। कागज सेंड करेंगे उनको और एग्रीमेंट होगा। अच्छा। 1-2 कागज और होंगे। ये लाजमी नहीं है कि तुर्की से वो पाकिस्तान जाने चाहिए। पीडीएफ करा सकते हैं उसको व्हाट्सएप पे, वहां निकलवा के जमा करवा सकते हैं अनातोलिया में। आसान अल्फाज में कहें कि अगर मालिक चाहता हो तो उज़र कोई नहीं है, अगर वो चाहता हो तो बिल्कुल बुला सकते हैं यार, आपके सामने मैं आया हूँ। अच्छा, उसके बाद आ गई वो कहते हैं कि ब्लैक लिस्ट हो गया इतने साल के लिए बंदा। तो आप भी गए हुए थे, तो आप ब्लैक लिस्ट से किस तरह निकले वो भी हमारे नाजरीन को बताएं। और जो आना चाह रहे हैं वो किस तरह निकले, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। भाईजान इसलिए बता रहे हैं, मुकम्मल वीडियो में मुकम्मल मालूमात दे रहे हैं। अगर कोई समझदार होगा तो अपना नाम खुद निकलवा सकता है। इस्लामाबाद में ओवरसीज का दफ्तर बना हुआ है जहाँ पे ब्लैक लिस्ट का नाम निकलता है बेयर ऑफ इमिग्रेशन में से। ठीक है, तो जिन लोगों के पासपोर्ट ब्लॉक हैं तो उसके साथ ही पासपोर्ट दफ्तर है, वहां जाएं। और वो कुछ लोग ये सवाल रखते हैं कि मुझे मिलने नहीं दिया जाएगा, मेरे साथ मुलाकात नहीं होगी। वहां पे कोई ऐसा सीन नहीं है। जो बंदा जाएगा जिनके वीजे लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसे नहीं कि आपका वीजा भी नहीं लगा हुआ और आप जाएं वहां पे अप्लाई करने के लिए मेरा नाम निकाल दो। वो देखते हैं कि आपका वीजा लगा हुआ है, ठीक है, आप बाहर जा रहे हैं, तो फिल फॉर आपका नाम निकाल देते हैं। कोई पैसे नहीं लेते वो लोग। ठीक है, अच्छे ऑफिसर बैठे हुए हैं इस्लामाबाद। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेन चीज आ गई कि टर्की वर्क परमिट के नाम पर जो मेडिकल कराए जाते हैं लोगों के बहुत सारा, वो एक बहुत बड़ा स्कैम है। आप टर्की वर्क परमिट पर यहाँ पहुंचे, अभी टर्की में मौजूद है नाजरीन ये भाई, क्या आपका पाकिस्तान में मेडिकल हुआ है या फिर क्या आपका टर्की आकर मेडिकल हुआ है? कोई मेडिकल रिक्वायर्ड है टर्की वर्क परमिट के लिए? नहीं, टर्की वर्क परमिट के लिए कोई मेडिकल लाजमी नहीं है। ठीक है, आपका कोई नहीं हुआ? मेरा नहीं हुआ, किसी का भी नहीं होता। वीजा वर्क वीजे जो ले रहे हैं, कुछ जो चिकन फैक्ट्रीज के बारे में सुना है जिन्होंने फूड के रिलेटेड काम करना है उनके कुछ होते हैं, लेकिन ज्यादातर नहीं, कोई कंपनी इतनी बड़ी नहीं होती जो मुल्क से बड़ी कंपनी नहीं है, मुल्क बड़ा है। अगर किसी को एंट्री दे रहे हैं जी तो वो मुकम्मल सब इंसान की मेडिकल होगा तो वीजा लगेगा ना यार। ठीक है, वीजे के बगैर कुछ लोग आ रहे हैं तो ये नहीं हो सकता कि किसी कंपनी को मेडिकल चाहिए। वो सब एक फ्रॉड है, एजेंट लोग सिर्फ पैसे खा रहे हैं उसमें। सारा कुछ मामलात गुजरने के बाद आप ब्लैक लिस्ट से भी निकल गए, सारा कुछ हो गया। अब बात आ जाती है कि एयरपोर्ट, जो बंदा पहले डिपोर्ट होकर गया हुआ है वो पहले ही डर रहा होता है।
अब आप हमें बताएं कि एयरपोर्ट से टेक्निक क्या है, पाकिस्तान एयरपोर्ट से और टर्की एयरपोर्ट से वो जुर्माने शर्माने, वो हमें मुकम्मल हमारे नाजरीन को बात बताएं। देखो, जब आपका वीजा लगा हुआ है, जी ठीक है, ब्लैक लिस्ट से आप निकल चुके हो, जब अपने पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे जाएंगे वहां पर आपको कोई मसला नहीं पेश आएगा, क्योंकि आप क्लियर हो वहां से, ठीक है। मतलब धड़ल्ले से बोलने के भाई मेरे पास वर्क परमिट है, मैं जा रहा हूँ। यार वो तो सामने वाले पे डिपेंड करता है ना, कि कोई कितना ऑफिसर के सामने बोल सकता है। ठीक अगर है। आप पाकिस्तान से खैर खैरियत से इस्तांबुल आ गए हो, आता तुर्क पे आ गए या सबिया पे आ गए, तो आके परेशान नहीं होना आप लोगों ने। ठीक है। अगर आपका ओनर अच्छा है, नहीं आप $500 लेके आए साथ में, आपको ठीक है। $100 जुर्माना भी हो सकता है, जो यहाँ से डिपोर्ट होके गए हैं जो लोग, उनके लिए है ये। ठीक है। और 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अब 500 भी हो सकता है। अगर ज्यादा कोई मसला हो तो $500 भी जुर्माना हो सकता अच्छा। है। ये एजेंट लोग जो मांग रहे हैं 2-2 लाख 3-3 लाख के, हम आपको वहां से ब्लैक लिस्ट से निकलवा देंगे, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है भाईजान। ठीक है। ठीक है, ये यहाँ जब आप एंट्री देते हो उस वक्त आप जुर्माना पे कर सकते हो। यहाँ नाजरीन एक बात मैं आपको क्लियर करता हूं, जो भी भाई हमारे डिपोर्ट होके गए हैं और अभी दोबारा टर्की आ रहे हैं या आना चाह रहे हैं, हमेशा ये बात याद रखें कि अगर वो डिपोर्ट हुए हैं तो उनके पास जो है लीरे हैं या डॉलर हैं, थोड़े वो ज्यादा मकदार में लाएं, क्योंकि जुर्माने का कोई पता नहीं कितना हो जाए। जब जुर्माना हो जाता है जो एयरपोर्ट पे करना पड़ता है, तो वो अंदर से फिर बंदा बाहर नहीं निकल सकता। जो बंदा अगर किसी का कोई जानने वाला है, कहता है कि मैं बाहर से जाके एयरपोर्ट पे मैं दे आता हूँ, तो वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि बंदे को अंदर जाने नहीं देते। तो वो उसके पास अगर होगा तो वो आसानी से निकाल के दे देगा, अगर उसके पास नहीं होगा तो फिर बड़ा मसला बनता है। अगर कोई ऑनर वगैरह सपोर्ट करें तो वो तो अकाउंट में ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मल बंदे को वो इबन या अकाउंट वगैरह नहीं देते जिसमें कि वो बंदा बाहर से ट्रांसफर कर लो, और ये बड़ा मसला बनता है। कुछ लड़के आए और कुछ लड़के इस वजह से वापस चले गए कि वो जुर्माने के पैसे नहीं पे कर सके। अच्छा, अब आपका हमारे उन दोस्तों को क्या पैगाम है जो टर्की में इस्तांबुल में रह के गए, उन्होंने जिंदगी का कुछ हिस्सा यहाँ पे गुजारा। इस्तांबुल एक ऐसा शहर है जिसने कुछ टाइम भी यहाँ पे गुजार लिया ना, तो उसको इसकी याद जरूर आएगी। तो वो अब दोबारा आना चाह रहे हैं, उनको कोई बताएं कि वो अपने मालिक को किस तरह मुतमिन करें या किस तरह कोशिश करें कि वो दोबारा आ सकते हैं। देखो, वो तो उनका ओनर पे डिपेंड करता है कि उनका ओनर कितना बड़ा है, वो कितनी मजबूरी है ओनर की। अगर वो कोई मजबूरी है तो कंपनी उसको वीज़ा भी देगी, खर्चा भी करेगी, उसको बुला भी लेगी। लेकिन कुछ लोग इतने मजबूर हैं पाकिस्तान में, वो बोलते हैं कि सिर्फ हमें इस्तांबुल जाना है, इस्तांबुल टर्की आने के लिए, क्योंकि जिन्होंने 2-4-5 साल यहाँ पे गुजार लिए उनका दिल नहीं लगता पाकिस्तान में, चाहे वो कितना बड़ा ही कारोबार कर लें, जैसी लाइफ गुजार लें वहाँ पे। अब तो मैं आया हूँ यहाँ पे मजे करने के लिए, जो मैंने पहले मेहनत की है उस मेहनत का मुझे अब ये फल मिल रहा है, अच्छी सैलरी मिल रही है और अच्छी इज्जत मिल रही है और अच्छा इस्तांबुल घूमने को मिल रहा है मुझे, मतलब वर्क परमिट पे आके। वर्क परमिट। तो नाजरीन हमेशा ये याद रखें, पंजाबी की वो बात हम हर वीडियो में करते हैं कि जे नौकरी भी करनी है तो किसी बंदे दे पुत्र दी करो कि बाद में वो तुम्हारा एहसास करें। तो ये भाईजान चले गए थे, इनके मालिक ने इनको दोबारा बुला लिया है, इसलिए बुलाया कि इन्होंने मेहनत की थी, स्ट्रगल की थी और एक ही बंदे के पास काम किया। 5-6 साल सफाई करने वाले आए थे और सुपरवाइजर होके वापस चले गए। आज काम ज्यादा आया कंपनी के पास, उन्होंने दोबारा इन्हें बुला लिया। तो हमेशा कोशिश करें कि किसी अच्छे बंदे के साथ काम करें, किसी बड़ी कंपनी के साथ काम करें जो कल को आपको वर्क परमिट दे सके, ना कि आप दिहाड़ी लगाने के चक्कर में, अपना हफ्ता लगाने के चक्कर में छोटी कंपनियों में 200-400 के लिए ज्यादा के लिए काम करते रहे, जान मारते रहे। हमेशा बड़ी कंपनी में कोशिश करें, काम करें और अपना आप मनवाएं। अपने आप को मार के ही तरक्की मिलती है, वैसे तरक्की नहीं मिलती। देखो कहे ना कि मैं दुख भी ना लवा तो मेरे सुख लाभ जाए, ये जो है नामुमकिन सी बात है। और जो बंदे चाहते हैं कि राणा साहब के साथ राब्ता करना, इनका हम व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, इनके साथ राब्ता कर सकते हैं। ये एजेंटी नहीं करते, वैसे मशवरा वगैरह कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और यहाँ पे मैं भाइयों को एक बात बताना चाहूंगा, जो अनलीगल पाकिस्तानी यहाँ पे काम कर रहे हैं 10-10 साल से, यहाँ पे 8-8 साल से हैं, वो किसी अच्छे ओनर के पास काम करें, क्योंकि लैंग्वेज का मसला नहीं है, उन्हें ओनर उनके पास है, उसके साथ अपना कंप्रोमाइज करें और पाकिस्तान जाएं आप आउट पास लगवा के, ठीक है, इंशाल्लाह आप दोबारा आ सकोगे यहाँ पे। ऐसे ही आप यूरोप के चक्करों में, अब अल्हम्दुलिल्लाह टर्की में बहुत अच्छी सैलरियाँ मिल रही हैं, बहुत अच्छे पाकिस्तानी हम पैसे पा सकते हैं। तकरीबन नॉर्मली 2-2.5-3 लाख रुपया पाकिस्तानी यहाँ से सेंड कर रहे हैं पाकिस्तान में इस वक्त। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।